मैं और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की गेम में जोड़ी बनाए और उसे लेकर धीरे धीरे ब्रॉन्ज से लेकर वांजे तक पहुंच गए। बाद में मैंने बस इतना कहा कि मैं गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, मुझे याद मत रखना, और फिर गायब हो गया। सालों बाद गेम के एक टॉक शो में हम फिर मिले। वो अब टॉप की फिल्म अभिनेत्री बन चुकी थी और मैं एक मामूली विवादों में फंसा हुआ अनदेखा कलाकार था। मैं हंसते हुए बोला, कुछ ऐसा मिला जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसने ठंडी निगाहों से देखा और कहा, सपनों की रोशनी तो मर चुकी है। लेकिन जब असल में मेरी मौत की खबर उसके पास आई तो जो लड़की हमेशा ठंडी और स्वाभिमानी रहती थी वह पूरी तरह पागल हो गई। गेम के उस शो की शूटिंग के दौरान मैं चुपचाप एक नया अकाउंट बना के जुड़ने वाला था, पर मेरे मैनेजर ने चुपके से मेरी मदद करते हुए मेरा असली अकाउंट चालू कर दिया। जब मेंग मिंगयुए का नाम बड़े स्क्रीन पर चमका तो लाइव चैट बूम हो गई। मेंग मिंगयुए, ये वही आग की सी सफेद रोशनी है जो पहले मर चुकी मानी जाती थी। लोरिस जाऊं के अकाउंट्स की ट्रेडिंग सख्ती से मना है। चारों तरफ ये नियम चल रहे हैं। ये नंबर आखिर कैसे मिला? क्या गेम कंपनी के बड़े बड़े मालिक से चिपक के चक्कर तो नहीं लगाया? फांग युआन ट्रेंड पकड़ने के लिए कोई भी तरीका अपनाने को तैयार है। बस इंतजार है कि वो खुद फंस जाए और सबको दिखा दे। सभी लोग वहां सन्नाटा साधे हुए थे। एक भी आवाज नहीं थी। बाई निंगबिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा और उसकी खूबसूरत आंखों में एक सिहराने वाली ठंडक थी। मेरा हाथ अपने आप हिला। फोन लगभग हाथ से गिर ही गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी असली पहचान छिपाने का ये हाल होगा। इतना अजीब और बेहुदा। जो व्यक्ति मेरे दिल में सदैव था वो इतनी नजदीक थी और मैं खुद को ये तक कहने के योग्य नहीं समझ पा रहा था कि मैं कौन हूँ। मेरे पास बैठा एक मजाकिया मेहमान नाटक करते हुए बोला, अरे यार, ऐसे भी गेम खेलते हो तुम? फांग युआन, कितना अच्छा स्तर है तुम्हारा। आज तो हमें तेरे ऊपर ही निर्भर रहना होगा। उस वक्त बाई निंगबिंग की नजर मेरी तरफ तीर की तरह दागी हुई थी, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी। स्क्रीन पर आ रहे ताने और गालियां एक पल के लिए भी रुकी नहीं। मैं चुप रहा। मन ही मन चाहता था कि खुद को कहीं छुपा लूं। ये गेम तो मेरा मजबूत हथियार था, लेकिन जब भी मैं बाई निंगबिंग की ठंडी निगाहें सोचता मेरा सारा ध्यान भटक जाता। एक बार फिर गलती करने पर मेरी गाड़ी पूरी तरह पटरी से उतर गई। स्क्रीन पर खेल का पात्र सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उस फीके और खाली पात्र को देखते हुए मैं बाई निंगबिंग की तरफ उठकर देखता हूँ। वो नजरें झुकाए हुए थी। उसकी लंबी गोरी उंगलियां बड़ी तेजी से स्क्रीन पर चल रही थीं और उस गेम में उसके कंट्रोल में खिलाड़ी बेहद चुस्त दुरुस्त था, हर वार सटीक और मारक। जब बाई निंगबिंग का आखिरी वार लगा तो वो गेम पूरी तरह खत्म हो गया। उसने बस अपना फोन मेज पर रख दिया और बिल्कुल अजनबी की तरह बोली, फांग साहब, अगर नंबर अपना नहीं है तो जबरदस्ती मत खेलो। मैंने फोन पकड़ते हुए अपना हाथ जोर से कस लिया। अंगुलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। मेरी खराब परफॉर्मेंस की वजह से चैट में नफरती कमेंट्स और भी तेज हो रहे थे। निंगबिंग दीदी तो हमेशा सबके साथ बहुत नर्म और शालीन रहती हैं। आज का ये रवैया साफ दिखा रहा है कि वो गुस्से में है। मैं जिद करके उनके पास गया, कदम बहुत धीरे रखे, ध्यान से बोला, निंगबिंग, क्या मैं आपसे कुछ मिनट बात कर सकता हूँ? निंगबिंग ने अपनी आंखें उठाई। उनका चेहरा कड़क ठंडा था, जैसे बर्फ। हम दोनों इतने करीब हैं क्या? दिल में छोटे छोटे सुई के छेद हो रहे थे। दर्द चारों तरफ फैल रहा था। मैं आवाज दबा के बोला, जो पहले वाला अकाउंट था। लेकिन निंगबिंग ने बिना कुछ सोचे मुझे बीच में ही रोक दिया। उनके शब्द जैसे चाकू के वार थे। खत्म हो गया तो उसे आराम से छोड़ दो, जरूरत नहीं है। मेरा पूरा शरीर जम गया। कदम वहीं थम गई। पता चला कि उन्होंने मुझे पहले ही पहचान लिया था। मैं उनकी दूर जाते हुए पीठ को देखता रहा। हाथ इतने जोर से भींचे कि नाखून हथेली में गहरे धंस गए और खून तक निकल आया, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। लियू चेन किसी वक्त मेरे पास आई और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? मैंने दिल में उठ रही घुटन को दबाते हुए कांपती आवाज में सवाल किया, लियू चियन, मैंने तुम्हें तो दूसरा वाला अकाउंट दिया था, फिर भी तुम बड़े अकाउंट से लॉगिन कैसे कर गई? लियू चियन की आंखें घूमने लगी। वह हिम्मत करके कुछ कहने वाली थी, लेकिन मेरे दिल में भारी सा दर्द उठ गया। मैंने थोड़ा कांपती हुई आवाज में पूछा, ऐसा क्यों करना था? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो अकाउंट बिल्कुल नहीं छूना। लियू चियन ने माफी मांगते हुए उदास चेहरे से समझाया, कंपनी भी ये सोच रही थी। तुम्हारा मुख्य अकाउंट रैंक में ऊंचा है और तुम्हारी फेम भी है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा लोग फॉलो करेंगे। किसने सोचा था कि आज का रहस्यमयी मेहमान बाई निंगबिंग होगी? ये वाकई में योजना बिगाड़ने जैसा हो गया। वो भारी सांस लेकर बहुत निराश हो गई। मैंने आंखें बंद कर ली, कुछ कह नहीं पा रहा था, बस पूरा शरीर ठंडा महसूस हो रहा था। तभी दरवाजे के बाहर अचानक शोर मचने लगा। वहां पहले ही खबर सुनते ही दौड़कर आए पत्रकार और पपराजी इतनी भीड़ लगा चुके थे कि कोई राह नहीं बची थी। बाई निंगबिंग भीड़ के बीचों बीच थी और वे पत्रकार खून सूंघने वाले शार्क जैसे थे। सबके चेहरे पर उत्तेजना साफ नजर आ रही थी और तेज तेज सवालों की बारिश होने लगी। बाई निंगबिंग, आपको फांग युआन के मेंग मिंगयुए वाले अकाउंट से लॉगिन करने के बारे में क्या लगता है? क्या आप और मेंग मिंगयुए के असली मालिक वास्तव में गेम में प्रेमी थे? मैं मोड़ पर रुक गया और बाई निंगबिंग को घूरते हुए देखा। सीधा और मजबूत कदम। दिल अचानक कस गया। अगले पल बाई निंगबिंग की ठंडी आवाज भारी भीड़ के बीच से सुनाई दी। हर शब्द साफ था। नहीं, ये सब सिर्फ जवानी की मूर्खता में की गई एक सट्टेबाजी थी।
उसकी बात ने जैसे एक जोरदार हथौड़े की तरह मेरे दिल पर वार किया, जिससे मेरा पूरा वजूद अस्त व्यस्त हो गया। रात का अंधेरा घिरा हुआ था। मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में सिमटा हुआ था। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ठंडी बूंदें खिड़की से बार बार टकरा रही थी, जो कानों को चुभ रही थी। बाई निंगबिंग की बातें पहले ही ऑनलाइन तहलका मचा चुकी थी। नेटिजन्स ने मेरे पुराने गेमिंग वीडियो और आज के टीवी शो की परफॉर्मेंस को काट छांट कर दिखाया, उसके ठंडे रवैये के साथ मिलाकर। अचानक मेरे और उसके नाम दोनों ट्रेंडिंग के शीर्ष पर आ गए। फांग युआन ने मेंग मिंगयुए के अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया, जिससे बाई निंगबिंग गुस्सा हो गई। बाई निंगबिंग ने मेंग मिंगयुए से रिलेशनशिप को मना किया। हर जगह सिर्फ गहरी नफरत और गाली ग्लौज ही दिखी। ये गालियां मेरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने से लेकर अब तक कभी रुकी नहीं। मैं सोचता था कि मैं इसके लिए तैयार हो चुका हूं, लेकिन आज रात ये बातें जहरीली तलवार की तरह मेरे दिल के अंदर चुभ रही थी। हर एक लाइन मुझे भेद रही थी, मेरे जख्मों में नमक छिड़क रही थी, क्योंकि हर एक गाली के बीच वो नाम भी था जिसने मेरा दिल दुखाया था, बाई निंगबिंग। मैं अपने फोन को कसकर पकड़े हुए था। स्क्रीन पर बाई निंगबिंग का वो ट्वीट पड़ा था जो उसने कुछ साल पहले पोस्ट किया था। उसमें लिखा था, वो इंसान अब नहीं रहे। मैं जब चौंककर सोच में डूबा था तो ये ट्वीट अचानक गायब हो गया। एक जोर का डर मेरा दिल पकड़ लेता है। मैं पेज से बाहर आया, फिर जल्दी जल्दी फिर से खोला तो देखा कि बाई निंगबिंग ने नया ट्वीट किया था। कभी कोई सफेद चांद जैसा प्यार नहीं होता, ये बस युवावस्था की एक नासमझी भरी नाटक थी। बस एक छोटी सी बात ने हमारे 5 साल के बीते हुए पल झपकते ही पूरी तरह से झुठला दिए, सब कुछ खारिज कर दिया। कुछ ही मिनटों में इस ट्वीट के नीचे हजारों कमेंट्स आ गए। सबसे ऊपर वाला कमेंट जिसे सबसे ज्यादा लाइक मिले थे, उसके साथ एक गेम का वीडियो भी था। मैंने देखा। मुझे गंभीरता से शक होता है कि फांग युआन खुद मेंग मिंगयुए हैं, लेकिन निंगबिंग दीदी आज ही सच जान पाई। उसे यूं अपमानित नहीं करना चाहिए था। बिस्तर के सिरहाने रखे हुए 2 गेम के कलेक्शन वाले फिगर अभी भी एक दूसरे से घने जुड़े हुए थे। ये कई साल पहले बाई निंगबिंग ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिए थे। तब लौरा जाहू गेम अभी अभी बहुत पॉपुलर हुआ था और ऑफिशियल्स ने पहले लिमिटेड एडिशन फिगर रिलीज किए थे। वह पूरी रात जागी। शूटिंग के बाद थकने का तो सवाल ही नहीं। सीधे जाकर ऑफलाइन स्टोर पर कई घंटे लाइन में खड़ी रही ताकि सबसे पहले ये फिगर मुझे भेज सके। फिगर के साथ ही उसने अपनी आवाज वाला वॉइस मैसेज भी भेजा था। आवाज इतनी नरम थी कि जैसे पानी से भरी हो। साथ ही हल्की सी मुस्कान भी सुनाई दे रही थी। चांदनी, चलो मिलते हैं। उस वक्त मैंने पूरे दिल से खुशी से हाँ कर दिया था, पर आखिर में फिर भी वो नहीं आई। धमाका हुआ, तेज गरज के साथ बिजली चमकी और रात के आसमान को चीर दिया। दिन में जो बेपरवाह, ठंडा और बेरहम उसका रूप था, वो फिर से मेरी यादों में ताजा हो गया। अचानक मुझे कुछ अजीब लगने लगा। उसने कभी मेरा असली रूप नहीं देखा, तो वो कैसे जान सकती है कि मैं ही मेंग मिंगयुए हूँ? ये सोचते हुए मैंने अपना मोबाइल कसकर पकड़ लिया, लड़खड़ाते हुए घर का दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे समझे जोरदार बारिश में बाहर निकल पड़ा। जब मैं पूरी तरह गीला होकर निंगबिंग के बंगले के बाहर खड़ा था तो मेरी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, ठंडी बारिश की हवा गहरी सांस में ली और दिल में बेचैनी बनी रही। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब से मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आया था, मुझे उसका पता था। उसने कभी कहा था कि जब वो नाम और शोहरत कमाएगी तो इस शहर के सबसे महंगे इलाके में एक घर खरीदेगी और फिर मेरे पसंद के मुताबिक उसे सजाएगी। वही हमारा नया घर होगा। मैंने दिल में उठ रही कड़वाहट को दबा लिया। ठंडे दरवाजे का सहारा लेते हुए कातर और कांपती आवाज में कहा, बाई निंगबिंग, तुम सच में कब जान गई थी कि मैं मोह हूं? वो मौन रही, बस अपनी ठंडी, बिना किसी गर्माहट वाली नजरों से मुझे देखती रही। इस खामोशी में अचानक एक अजीब सी घबराहट सी होने लगी। मैं सिर टेढ़ा करके बोला। आवाज में उदासी और खड़खड़ाहट थी, लेकिन बाई निंगबिंग ने बेपरवाही से मेरी बात बीच में ही काट दी। उसका लहजा हल्का था, पर उसमें पक्कापन और बेझिझक संकल्प था। मैं बेताबी से उसका विरोध करने लगा। मेरी आवाज में आंसुओं का फिसलना साफ महसूस हो रहा था। तभी उसकी पीठ के पीछे से एक स्पष्ट और मीठी मर्दाना आवाज आई, जिसने मेरी बात बीच में ही रोक दी। मैंने चकित होकर ऊपर देखा। बाई निंगबिंग के पीछे खड़े उस आदमी ने मुझे देखा, थोड़ी देर ठहरा और फिर एक शिष्ट मुस्कान दी। घर पर मेहमान आए हैं, इतनी तेज बारिश में भले ही उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? उसकी आवाज में रिश्ते इतने करीब और सहज थे, जैसे वही इस विला का असली मालिक हो और मैं बस एक अनचाहा, बिना बुलाए आ गया अजनबी था, जो दूसरों की जगह में घुस आया हो, झिझकता और बेहाल। बाई निंगबिंग ने दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ा और उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। बस कुछ मामूली लोग हैं, ठीक है। मैं परेशान होकर एक कदम पीछे हट गया। सीने में दर्द ऐसा उठ रहा था जैसे कोई तूफान उठा हो, मुझको निगल जाने को तैयार। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी आवाज गले से निकाली, माफ करना मेरी दखलंदाजी के लिए। बाई निंगबिंग की खूबसूरत भौहें थोड़ा सिकुड़ गईं। मैं बाई निंगबिंग के घर से बाहर निकला तो बारिश और जोरों से बरस रही थी। कानों में कुछ पुरानी आवाजें गूंज रही थीं। आज मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जल्दी ऑनलाइन नहीं आऊंगा। एक बारिश का सीन है जिसमें मैं बार बार गलती कर रहा हूँ। शायद आधी रात तक शूटिंग चलेगी। मिंगयुआन, इस ड्रामे में मैंने 2 लाइनें और जोड़ी हैं। अरे कमाल है ना?
मिंग युआन, तुम्हें सिनेमा घर जाने की जरूरत नहीं। मेरी एक्टिंग वाली सीन काट दी गई है। वो समय याद है जब वो शूटिंग करते करते कितनी मेहनत करती थी। अब वो आखिरकार उन मुश्किल दिनों से निपट गई है और ऐसी जिंदगी जी रही है कि हर कोई उसकी तारीफ करता है। मुझे तो सच में उससे खुश होना चाहिए, लेकिन मेरा दिल ऐसा है मानो कोई चाकू बार बार उसे काट रहा हो। इतना दर्द कि सांस तक लेना मुश्किल हो रहा है। शायद मैं भी बहुत स्वार्थी इंसान हूँ। शरीर की सारी ताकत जैसे बिल्कुल खत्म हो गई हो। मैं बेहद थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। पैर हिलाने की भी ताकत नहीं बची। एक कार धीरे धीरे पास आ रही थी। तेज रोशनी सीधे मुझ पर पड़ रही थी। मैं ऐसा महसूस करने लगा जैसे वो रोशनी मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, और मैं खुद ब खुद सड़क के बीच में चलने लगा। तभी अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं पूरी तरह बेसुध था और उस पकड़ के सहारे जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लियू कियन की गुस्से भरी आवाज मेरे कानों में टकराई। फांग युआन, आखिर कर क्या रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मैं घबराकर उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कोई गलती कर बैठा बच्चा बिना सोचे समझे दोहरा रहा था। माफ करना, माफ करना। लियू कियान का चेहरा अचानक थम गया। उसने एक गहरी सांस ली और मुझे कीचड़ से उठाकर गाड़ी में बिठा दिया। वो मेरी बेदम हालत देखकर साफ नाखुश थी और बोली, तुमने कैसे सोचा कि अपने आप यहाँ भाई निंगबिंग के घर आ जाओगे? तुम्हें पता है कि कितनी जोड़ी आंखें उसे और तुम्हें घूर रही हैं? जब मैं बाइनिंग बिंग का वो ठंडा और खूबसूरत चेहरा सोचता हूँ तो मेरा हाथ अपने आप कस जाता है। मैंने देर तक चुप्पी साधे रखी तो लियू कियन ने फिर से आह भरी और बेबस होकर बोली, तुम ऐसा कर रहे हो तो सच में यह बहुत खतरे वाला है। मैं सिर नीचे झुकाकर बोला। आवाज इतनी खराब थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लियू कियन, अब कभी नहीं। ठीक है। लियू कियन मुझे मेरे अपार्टमेंट तक छोड़कर गई। जाते वक्त उसने अपने बैग से एक स्क्रिप्ट निकालकर मुझे दी। पहले उन परेशानियों के बारे में मत सोचो। ये कंपनी ने तुम्हें जो नई फिल्म दी है उसमें तुम्हें तीसरे मुख्य किरदार का रोल मिला है। 1 हफ्ते बाद शूटिंग शुरू हो जाएगी, तो इन दिनों अच्छे से तैयारी कर लेना। मैं बस चुपचाप था। मैंने स्क्रिप्ट देख ली थी। लियू चियान ने थोड़ा डरते हुए कहा, इस ड्रामा की हीरोइन बै निंगबिंग है। मैं अचानक वहीं ठहर गया। ऐसा लग रहा था जैसे रगों में खून थमसा गया हो। लियू चियान ने भौहें सिकोड़ते हुए हिम्मत दी, तुम्हारा उसके साथ ज्यादा सीन नहीं है, चिंता मत करो, बस जहां तक हो सके बच के रहना। लियू कयन के जाने के बाद उस बड़े से कमरे में सिर्फ मैं अकेला रह गया। उस दम घोटने वाली निराशा की लहर फिर से मुझ पर टूट पड़ी। मैंने कांपते हाथों से दराज खोली और आखिरकार उस छोटी सी बोतल को देखा जिस पर अमिट्रिप्टिलिन का लेबल चिपका था। मैंने घबराते हुए दवाइयां निकालकर मुंह में डाल ली, यहाँ तक कि पानी पीना भी भूल गया। 5 साल पहले से मुझे डिप्रेशन हो गया है। कभी मध्यम था, कभी गंभीर। हालत बार बार बिगड़ती और ठीक नहीं होती। ये बात किसी को पता भी नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है। सेट पर मैं अचानक ठिठक गया। मेरे बगल में खड़ा मुख्य हीरो सोन जिंगनियन मेरे सामने आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, युआन भाई तुम आ गए। भाई निंगबिंग की नजरें मुझ पर से गुजर गईं, लेकिन एक सेकंड के लिए भी रुकी नहीं। मैं अपनी आंखें नीचे गिराए बैठा रहा। जीप पर एक कड़वाहट महसूस हुई। वो मुझसे इतनी नफरत करती है, फिर भी मैं खुद ही सोचता रहा कि वो मेरी तरफ देख रही है। ठीक उसी वक्त एक स्टाफ अचानक जोर जोर से कमरे में घुसा और चिल्लाया, अरे तुमने टॉप ट्रेंड देखा क्या? कितना धमाकेदार है। फांग युआन को रात में दरवाजे से ठुकरा दिया गया। पहले जो शोर शराबा था वह झट से मर गया। उस आदमी ने माहौल को गलत समझा था। उसने चारों ओर देखा और उसकी निगाहें आखिर में मुझ पर टिक गईं। उसकी आवाज रुक गई और चेहरे पर शर्म के साथ कहा, आह युआन टीचर। मैं शर्मिंदगी दूर करने के लिए मुस्कुराना चाहता था, पर जब मेरे होंठ हिले तो लोगों की निगाहें और ज्यादा अजीब हो गई। तभी मेरा असिस्टेंट तेजी से आया, मोबाइल मेरे हाथ में थमाया और बेचैन होकर बोला, युआन भाई जल्दी देखो। मैंने फोन लिया। स्क्रीन पर एक फोटो खुला था। उस फोटो में मैं पूरी तरह भीगा हुआ बाइसिकल के सामने खड़ा था। बहुत बदहाल दिख रहा था। फोटो में बाय निंगबिंग कहीं नहीं थी, बस एक तरफ बड़े अक्षरों में लिखा था, बाय निंगबिंग का घर। उस दिन मैंने सिर्फ एक क्षण की कमजोरी में ऐसा किया था। मेरा मकसद कभी उसे परेशान करना नहीं था। मैं फोन कसकर पकड़े हुए बाहर की ओर भागा। बाय निंगबिंग को समझाना चाहता था। मिस बाई। बाय निंगबिंग की ठंडी आवाज मेरे शब्दों को काटती हुई आई, जिसमें तन्हाई और झुंझलाहट झलक रही थी। मैं बस अच्छी फिल्म बनाना चाहती हूँ, तुम्हारे ये सब ड्रामा बंद करो। मिस्टर फांग, थोड़ा खुद की इज्जत करो। ये कहकर वो पलटकर सामने वाले कमरे के अंदर चली गई। रिलैक्सेशन रूम के दरवाजे जोर से बंद हो गए। जो स्टाफ पहले से ही मेरी हर बात पर टोकता रहता था, अभी उनकी बातें और भी तेज हो गईं। उनके तानों की नोक मेरे दिल को चुभ रही थी। मैं वहीं खड़ा था, जैसे शर्म से कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। पूरे शरीर में सीरन फैल गई थी। अचानक एक साफ सुथरी औरत की आवाज इस घुटन वाली हवा को तोड़ती हुई आई। मैंने मुड़ के देखा। शेन युए युए मुस्कुराहट और ताना दोनों के बीच की झलक लिए धीरे धीरे अंदर आ रही थी। शेन युए युए इस ड्रामे की दूसरी मुख्य हीरोइन है, साथ ही जिन ग्रुप की दूसरी बेटी भी है। उसकी फैमिली काफी जबरदस्त है और वो इस दुनिया में अपनी जगह बड़ी शान से कायम किए हुए है। वो सीधी मेरे सामने आकर रुक गई, ऊपर नीचे मुझे निहारा, थोड़ा भौहें उठाकर, थोड़ा तंज कसते हुए बोली, चेहरा तो ठीक है,
पर अफसोस कि तेरी अटेंशन पाने की चाल बहुत ही घटिया है। सभी लोग मान चुके थे कि ये तमाशा मैं खुद ही रच रहा हूँ। मेरा हाथ अपने आप कांपने लगा और पता भी नहीं चला कब मेरा फोन बजा। जब शेन यूएयू ने हंसते हंसते कहा, फोन बज रहा है, नहीं उठाओगे क्या? तब जाकर मैंने हद से ज्यादा हड़बड़ी में फोन उठाया और बुरी तरह से वहां से भाग निकला। फोन के दूसरी तरफ ल्यूकियन की आवाज थकी हुई थी। युआन, मैंने तेरे लिए सेठ की तरफ से छुट्टी मांग ली है। तू पहले एक बार ऑफिस चला जा। मैंने आंखें झुका ली, गला भरा हुआ था, बस इतना ही कहा। ठीक है। कंपनी के नीचे पहले से ही बहुत सारे बाइनिंग बिंग के फैंस जमा थे। वो सब जोश में चिल्ला रहे थे, हाथ में बोर्ड उठाए अपनी आवाज फाड़ रहे थे। मैं कार की खिड़की से उन गुस्साए हुए चेहरों को देख रहा था। दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। मैं तो इतनी मेहनत कर रहा था उसके करीब आने की। अब सीन शिफ्ट होता है कंपनी ऑफिस में। कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में जनाब झांग का चेहरा कड़ा था। उनकी सूरत इतनी गमगीन थी जैसे पानी टपक रहा हो। वो मेरी नाक की तरफ उंगली करके जोर से डांट रहे थे। फंग युआन, तुम कितने मूर्ख हो। ये देखकर मेरी आंखें खुल गईं। मैं सिर झुकाए वहीं खड़ा रहा। उन्होंने कागजों का एक ढेर मेरे ऊपर दे मारा। वो गुस्से में दहाड़ रहे थे। लिu चियान एक तरफ पसीने पसीने होकर घबराई हुई थी। जल्दी जल्दी मामला शांत करने लगी। जनाब झांग, आप गुस्सा कम करिए। युआन ने वो जान बूझकर नहीं किया। झांग साहब ने जोर से मेज पर हाथ मारा। उनका गुस्सा और बढ़ गया। वो जान बूझकर नहीं था क्या? फिर वो पागल होकर जाकर बाई निंगमिंग को परेशान क्यों कर रहा है? फांग युआन, जो गड़बड़ तूने की है उसे खुद सुलझाना पड़ेगा। अब तुरंत जाकर बाई निंगमिंग से मिलो। उससे निवेदन करो कि कोई बयान जारी करे और इस मसले को दबा दे। बाई निंगमिंग का वो बेरहम चेहरा फिर से मेरी सोच में साफ उजागर हो गया। मेरी उंगलियां अचानक से ठंडी हो गईं। गला ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अटक गया हो और काफी देर तक एक शब्द भी नहीं निकल पाया। बहुत समय बाद मैंने मुश्किल से कहा, जनाब झांग, माफ करें, मैं ये नहीं कर सकता। जनाब झांग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। गुस्से में ऐसे ताने मारे जैसे भौजाएं फुला दी हो। तुम नहीं कर सकते? इन सारे जुर्माने का जोड़ 1 करोड़ से भी ज्यादा है। तुम इसे भर सकते हो क्या? याद रखना, उस वक्त कंपनी ने तुम्हारे कितने कर्ज चुकाए थे। मैं अचानक सिहर उठा, दांतों को कसकर दबाए कोशिश की। मुंह में खून का स्वाद आ गया था। मैंने अपना सिर दबा लिया। आवाज में तीखी कड़वाहट थी। फिर एक बार, मुझे कुछ समय लगेगा, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही मैं अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचा, सामने का नजारा देखकर एक कदम पीछे हट गया। दरवाजे की पट्टी पर किसी ने लाल रंग के पेंट से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में बड़ा सा लिखा था, पैसे लौटाओ। ये शब्द इतने चटक थे कि आंखें चुभने लगीं। मैं हैरान खड़ा ही था कि तभी अचानक एक भारी भरकम हाथ मेरे कंधे पर रखा गया। एक भयंकर दिखने वाला आदमी बोला, आवाज में गुस्सा झलक रहा था, हमारा बड़ा स्टार आखिरकार वापस आ ही गया। ये तुम्हारा ही पता है ना? वाकई बड़ी मुश्किल से मिला है। जैसे ही मैं मुड़ा, कुछ गुंडे तुरंत मेरे चारों ओर जमा हो गए। जो सबसे आगे था उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें जहरीले सांप जैसी ठंडी थीं। उसने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और जोर से मेरे चेहरे पर मारी। फोटो में धूप खिली हुई थी। मेरी माँ एक आश्रम की बेंच पर बैठी थी और उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। वह आदमी मेरे कान के पास आया और बेहद क्रूर तरीके से धमकी दी, फांग युआन, जल्दी से वो पैसे जो तुमने हमसे लिए हैं वापस कर दो, नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तेरी माँ को नीचे भेजकर तेरे उस मरते जीते बाप के साथ मिलाने में। मेरा सारा खून उस वक्त उबल रहा था। मैं पूरी तरह बेबस वहीं बैठा रहा जब तक कि वो लोग चिल्लाते धमकाते हुए चले नहीं गए। जब वे गए तब मैं धीरे धीरे झुका। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उन धोखेबाजों से नफरत करता हूँ जिन्होंने पापा से पैसे लगवाए और हमारे घर को तबाह कर दिया। मैं पापा से नफरत करता हूँ कि उन्होंने आत्महत्या क्यों चुनी और इतना बड़ा कर्ज मुझे अकेले संभालना पड़ा। पर मैं खुद से भी ज्यादा नफरत करता हूँ कि मैं इतना नाकाम इंसान हूँ कि अपने सबसे करीब लोगों की भी हिफाजत नहीं कर पाया। सीन शिफ्ट होता है सेट के मेकअप रूम पर। जब मैं संभला तो मैं वापस सेट पर था। मैंने गहरी सांस ली और हाथ उठाकर बाई निंगमिंग के मेकअप रूम का दरवाजा खटखटाया। बाई निंगमिंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी खूबसूरत भौहें थोड़ी तनी हुई थीं और उसकी निगाहों में सब्र की कमी थी। मैं अपना सिर झुकाकर बहुत विनम्रता से बोला, सॉरी, जो पहले हुआ वो मेरी गलती थी, मेरी बहुत जल्दबाजी थी, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं रुका, हिम्मत जुटाकर बोला, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मेरी बात पूरी होने से पहले ही बाई निंगमिंग ने ठंडे अंदाज में बीच में टोक दिया। उसका लहजा सूखा था, जैसे कोई गुंजाइश ही न बची हो। मैं कभी भी ऐसी बोरिंग खबरों पर ध्यान नहीं देती। बाई निंगमिंग ने तंज कसते हुए मेरी आंखों में देखा, वैसे भी तुम्हारे जैसी खबरें तो पहले भी बहुत आती रही हैं, एक और जुड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये बात एक तेजे और जहरीली छुरी की तरह मेरे दिल में चुभ गई। बहुत दर्द हुआ। मैं कांप रहा था। एक कड़वी हंसी मेरे होंठों पर आ गई। गले में कड़वाहट भर आई। मैं सच में उसे बताना चाहता था कि मैं बहुत थक गया हूँ। बाई निंगमिंग, मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। जब खोली तो आंखों में सिर्फ हताशा बची थी। मैंने अपने होंठों को भींचा और जोर से घुटने टेक दिए। धड़ाम की आवाज के साथ ठंडी जमीन को छुआ।
मैं अपना सिर उठाकर बाई निंगबिंग का वो सुंदर पर बेरहम चेहरा देखता हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी, बिल्कुल धीमी, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बाई निंगबिंग, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मुझ पर मेहरबानी कर। बाई निंगबिंग की आंखें उस वक्त एक पल के लिए चौंक गईं। वह वहीं ठहर गई, पर कुछ ही देर में उसने खुद को संभाला और उसकी आवाज ठंडी, तेज और तीखी हो गई। हर शब्द जैसे खंजर घोंप रहा हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने नीच हो सकते हो। नाटक बंद करो। उसकी बर्फ जैसी आंखों में छुपा गुस्सा साफ दिख रहा था। बात खत्म होते ही वो अचानक खड़ी हुई, जोर से कमरे का दरवाजा खोला और चिल्लाई, यहां से निकल जाओ, मेरी जगह गंदी मत करो। मैं अपने सीने के तेज दर्द को सहते हुए लड़खड़ाते कदमों से उठा और बिखरी हुई हालत में मेकअप रूम से बाहर निकल आया। बाहर लियू कियन पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे बाहर आते देखा तो जल्दी से पूछा, युआन कैसा रहा? क्या बाई निंगबिंग ने मदद करने का वादा किया? क्या तुम उसे समझा पाए? मैंने थकावट से सिरना में हिला दिया। लियू कियान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने निराश होकर भारी सांस छोड़ी। मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि ये रास्ता सही नहीं है, बस जांग सर की जिद्द थी। खैर, मैं पहले वापस ऑफिस चलती हूँ, पब्लिक रिलेशन वाला नोटिस देखती हूँ, ताकि शायद मसला संभल जाए। युआन, तुम्हें घर छोड़ दूं क्या? मेरी आवाज बहुत भारी थी। नहीं, ठीक है, चिंता मत करो लियू कियान, मैं खुद चला जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नदी का किनारा दिखाया जाता है। लियू कियान को विदा करके मैं अकेले सेट से बाहर निकला, जैसे कोई बेघर भटकती हुई आत्मा बिना किसी मकसद के सड़क पर भटक रहा था। मैंने खुद को संभाला और सड़क किनारे की रेलिंग पर चढ़ गया। सर्द हवाओं ने मेरे चेहरे पर जोर से वार किया। नीचे नदी की तेज लहरें बह रही थीं। काश ये लहरें मुझे भी अपने साथ बहा ले जाती और इस दुनिया से पूरी तरह मिटा देती। कितना अच्छा होता। तभी अचानक जेब में रखे फोन में तेज वाइब्रेशन हुआ। मैंने फोन निकाल कर देखा। स्क्रीन पर बाई निंगबिंग की तस्वीर चमक रही थी। तस्वीर में माथे पर पसीने की बूंदें थीं और बाल बिखरे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो चमकते सूरज जैसी थी। ये वही बाई निंगबिंग की तस्वीर थी जो उसने सालों पहले सेट से, जब वो छोटे मोटे रोल करती थी, खास मेरे लिए भेजी थी। मैंने खास तौर पर इस फोटो का टाइमर अलार्म सेट कर रखा था, ताकि हर रात सही वक्त पर यह स्क्रीन पर आ जाए। सिर्फ इस मुस्कुराते चेहरे को देखकर ही मुझे हिम्मत मिलती थी कि अपनी थकी हुई काया लेकर नए दिन का सामना कर सकूं। कुछ साल पहले बाई निंगबिंग एक छोटे से बिना डायलॉग वाले रोल के लिए एड़ी छोटी का झोल लगा रही थी और आज वो सबकी नजर का तारा बन चुकी थी। फिल्म क्वीन बनना कभी बहुत दूर की बात लगती थी, पर अब बस कुछ ही सालों में सब उलट पुलट हो गया था। वक्त बदल गया था और लोग भी। मैं फोटो को घूर ही रहा था कि अचानक पीछे से तेज रफ्तार कार की आवाज आई। मैंने तेजी से मुड़कर देखा। एक चमकदार बेकाबू कार सीधे मेरी तरफ आ रही थी। उसकी तेज लाइट मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने जल्दी से हाथ उठाकर आंखें ढकनी चाहिए, पर हाथ फिसला और फोन हाथ से छूट गया। फोन तेज बहती नदी में जा गिरा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बिना सोचे समझे मैं फोन बचाने के लिए रेलिंग के पार कूदने ही वाला था कि अचानक किसी ने मजबूत हाथों से मुझे रोक लिया और मेरे शरीर को जबरदस्ती पीछे खींच लिया। मैं जमीन पर जोर से गिरा। लगा जैसे हड्डियां बिखर गई हों। अभी संभल भी नहीं पाया था कि एक ठंडी और मजाकिया लड़की की आवाज कानों में गूंजी, सुनिए, कोई फिल्मी सितारा है जो सड़क पर कूदने चला था। आज सच में मेरी आंखें खुल गईं। मैंने दर्द सहते हुए धीरे धीरे अपना सिर उठाया। सामने ऊपर से नीचे घूर रही लड़की शेन युए युए थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक अजीब सी ताना मारती मुस्कान के साथ कहा, अरे अब तो सेट पर मुझे शेनजी बुलाने की जहमत भी नहीं उठाते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर घुमाकर नीचे बहती नदी को देखने लगा। सच में अभी कुछ पल पहले मेरा दिमाग भटक गया था। सिर्फ एक मोबाइल के लिए मैं अपनी जान देने जा रहा था। मेरे यूं नजरअंदाज करने पर शेन युए युए की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। उसने चिढ़कर कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरी हथेली जमीन से रगड़ खाकर छिल गई थी और जलन हो रही थी। मैं दर्द सहते हुए खड़ा हुआ, गले में खराश के साथ बोला, मिस शेन धन्यवाद, पर मैं खुदकुशी नहीं कर रहा था। बस मेरा फोन गलती से नदी में गिर गया था। बात खत्म करते ही मैं मुड़कर जाने लगा। फोन तो बह गया था। लगता है आज पैदल ही अपार्टमेंट लौटना पड़ेगा। पर जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, मेरी कलाई किसी ने थाम ली। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, शेन युए युए ने मुझे खींचकर अपनी स्पोर्ट्स कार की पैसेंजर सीट पर ला धकेला। आज मैं बहुत मेहरबान मूड में हूँ। चुपचाप बैठो, तुम्हें मुफ्त में छोड़ देती हूँ। मैं इनकार करने ही वाला था, पर फिर लगा कि इस हालत में पैदल जाना आसान नहीं होगा। गाड़ी में बैठकर मैंने कहा, सालों पहले मेरे पास भी ऐसी ही एक स्पोर्ट्स कार हुआ करती थी। जब भी मन खराब होता था, मैं देर रात पहाड़ों की सैर पर निकल जाता था। मेरी ये बात सुनकर शेन युए युए की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या हुआ? मैं मुस्कुराया, पर उस हंसी में सिर्फ कसैलापन था। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। फिर उसी वक्त मेरे पिता ने खुदकुशी कर ली थी। उस रात जब हमारे घर का विनाश हो चुका था, मैं अपनी कार लेकर पहाड़ी सड़क पर पागलों की तरह दौड़ रहा था। सच कहूं तो उस वक्त भी मर जाने का ही ख्याल मन में था। जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर दबाकर गाड़ी खाई में उतारने की सोची, रेडियो पर अचानक होस्ट की उत्साहित आवाज आई, और अब बड़ी खबर, नई फिल्म जिसमें बाई निंगबिंग स्टार है, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है।
बस उसी एक बात ने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। अगले दिन ही मैंने वो स्पोर्ट्स कार बेच दी और उस पैसे के साथ अपनी बेसुध माँ को लेकर दूर किसी प्रदेश चला आया, बिना किसी को बताए। वो कार अब मेरे अपार्टमेंट के नीचे आराम से खड़ी है। मैं होश में आया और शेन यूएयूए को धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला, उसने फिर से मेरी कलाई पकड़ ली। शेन यूएयूए ने मेरी तरफ एक भौं उठाई। उसकी आवाज में थोड़ी बड़प्पन भरी शरारत थी। बस इतना ही, सिर्फ धन्यवाद? क्या मुझे कॉफी के लिए ऊपर नहीं बुलाओगे? मैंने उसकी बात न समझने का नाटक किया और विनम्रता से मुस्कुराया। बहुत देर हो गई है मिस शेन, कल सेट पर पहुंचकर मैं आपको कॉफी और ड्रिंक्स पिलाऊंगा। मैंने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो पास ही सीढ़ियों पर एक जानी पहचानी नजर मिली बाई निंगबिंग। मैं जैसे किसी जादू के असर में जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे यूरू का देखकर शेन यूएयूए भी मेरी नजर का पीछा करते हुए कार से बाहर निकली। बाई निंगबिंग को देखकर वो खिलखिला उठी। उसकी आवाज में चुहलबाजी थी। यह तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। उसी समय बाई निंगबिंग ने हमारी तरफ चलना शुरू कर दिया था। वो मेरी तरफ आती हुई मेरे ठीक सामने आ खड़ी हुई। इतनी जल्दी फिर से वो इतने करीब आ गई। मैं तो गुस्से में उससे पूछना चाहता था कि वो मेरे घर के नीचे कैसे आ गई, लेकिन इस पल मेरी सारी बातें उसके तंजे से भरे एक वाक्य की वजह से गले में ही अटक गईं। एक भी शब्द नहीं निकल पाया। मैंने अपने आप उसका बाजू पकड़ना चाहा, लेकिन उसने नफरत से मेरा हाथ झटक दिया। मुझसे दूर रहो, मुझे तुम गंदे लगते हो। मेरी सारी रगों में खून जैसे उसी वक्त जम गया। तभी अचानक पीछे से किसी ने मुझे जोर से गले लगा लिया और एक हल्की खुशबू वाला चुंबन मेरे गाल पर पड़ा। मैं चौंक कर सिहर उठा और जैसे ही उस हरकत करने वाले को हटाने लगा, शेनी यूएयूए पहले ही दूर हट चुकी थी, आंखों में एक उकसाने वाली मुस्कान लिए। मैं पूरी तरह से ठिठक गया, जैसे कोई पत्थर की मूरत बन गया हूँ। सीधे बाई निंगबिंग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में जटिल और अनसुलझे भाव उमड़ रहे थे, गहरी और काली, किसी अंधेरी झील की तरह। कानों में शेन यूएयूए की हंसती आवाज गूंज रही थी, जो हम दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। निंगबिंग, तेरी ये बात थोड़ी ज्यादा कठोर लग रही है। हम लड़के लड़कियां अविवाहित हैं और तुम सीधे हमें धनपति और आश्रित का नाम क्यों दे रही हो? कुछ देर चुप रहने के बाद बाई निंगबिंग धीरे धीरे मुस्कुराई, पर उस धुंधली मुस्कान के बावजूद उसकी नजर मुझ पर टिकी हुई थी। उसका हर एक शब्द जैसे मेरे दिल पर चोट कर रहा हो। तो मैं दो टूक बोलती हूँ, साथ रहना है तो कभी अलग नहीं होना। ये छोटा सा वाक्य एक तेज छुरी की तरह मेरे दिल को चीरता हुआ निकल गया। बात खत्म करते ही उसने अपनी कैप नीचे झुकाई, बिना किसी झिझक के और बिना मुड़े चली गई। उसके कदम जल्दी ही अंधेरी रात में खो गए। मैं अपनी आंखों से उसकी आकृति को दूर होते देख रहा था। उसकी आस्तीन के नीचे छुपा हुआ हाथ पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसमें हल्की कंपाकंपी हो रही थी। मैं बिल्कुल भी हकदार या काबिल नहीं था उसे रोकने का। जब तक बाई निंगबिंग की छवि पूरी तरह गायब नहीं हो गई, मैंने अपने दिल के भारी उथल पुथल को दबाकर धीरे धीरे सिर घुमाया और शेन यूएयूए से नजरें मिलाईं। मेरी आवाज बिल्कुल बैठ चुकी थी। क्या मजा आया मिस शेन? शेन यूएयूए ने अपनी भौहें तानी। शायद मेरी ऐसी प्रतिक्रिया पर हैरान थी। मैंने थकावट से भरी विनती की, मजा आ गया हो तो मिस शेन, आप वापस चली जाइए। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। आप अमीर लोगों के इस खेल को मैं नहीं खेल सकता। शेन यूएयूए के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में कुछ अनजानी मासूमियत और जिज्ञासा झलक रही थी। वह वाकई एक जिद्दी इंसान थी। तुम खुद को मुझसे इतना दूर क्यों समझते हो? क्या मेरे साथ रहना बाई निंगबिंग के साथ रहने से बेहतर नहीं है? मैं तुम्हें जो चीजें दे सकती हूँ वो उससे कहीं ज्यादा है। मैंने अपने चेहरे पर एक ठंडी मस्खरी भरी हंसी ला दी। सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए लोग कैसे समझ पाएंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कितनी भी दौलत देकर खरीदा नहीं जा सकता। बात बिल्कुल नहीं बन रही थी। शेन यूएयूए का चेहरा अचानक एकदम सफेद पड़ गया। उसने ठंडे अंदाज में बस एक लाइन बोली और फिर पलटकर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर तेज रफ्तार में चली गई। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं सेट पर पहुंचा और अपनी कार से उतरा, वहां खड़े पत्रकारों का झुंड मुझ पर टूट पड़ा। उनकी चमकती हुई फ्लैश लाइट्स लगातार टिमटिमा रही थीं और अनगिनत तीखे सवाल सीधी लहर की तरह मुझ पर बरसने लगे। कल तुम्हारी और शेन यूएयूए की फोटो खींची है। बताओ तुम दोनों का क्या संबंध है? क्या इसलिए कि तुम बाई निंगबिंग को पाने में नाकाम हो रहे हो, अपना रुख मोड़कर शेन यूएयूए का सहारा ले रहे हो? कुछ लोगों का कहना है कि तुम हाई स्कूल के दिनों से ही एक अमीर औरत के साथ थे, स्कूल में महंगे ब्रांड्स और लग्जरी कारें इस्तेमाल करते थे। क्या ये सच है? वे लोग बहुत ही कटु लहजे में बोल रहे थे। कुछ तो मुझे धक्का भी देने लगे। मैं भीड़ में फंस गया था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार का जोश भरा शोर सुनाई दिया। शेन यूएयूए की गाड़ी समय पर आ गई थी। पत्रकारों ने असली शख्स को देखा तो तुरंत अपना ध्यान बदलकर उस पर टूट पड़े। शेन यूएयूए ने अपने सनग्लासेस उतारे, मेरी तरफ एक नजर मारी और अपने लाल होंठों से एक चौंकाने वाली बात कही, मैं और वो 1 मिनट में सब खत्म कर देंगे। ये कहकर वो बड़ी स्टाइल में भीड़ को चीरते हुए निकल गई। पत्रकार तुरंत चिढ़ गए और उनकी निगाहें मेरी तरफ और भी ज्यादा आक्रामक हो गईं। मैं उस भीड़ में एकदम तमाशा बन चुका था। सुरक्षा कर्मियों ने जल्दी जल्दी मुझे पत्रकारों के झुंड से बाहर निकाला। मैंने ऊपर देखा तो पाया बाई निंगबिंग डायरेक्टर के पास बैठी थी, बिल्कुल शांत और बेपरवाह, जैसे इस पूरे ड्रामे से उसका कोई लेना देना ही ना हो। हम दोनों के बीच अब कोई संबंध नहीं था, जैसे हमारे बीच एक बहुत दूर की आकाशगंगा आ गई हो।
वो आकाशगंगा के उस पार चमक रही थी और मैं इस तरफ बदनाम होकर कीचड़ में धंसा हुआ था। पत्रकारों से बचकर शर्मिंदा होकर जब मैं डायरेक्टर के पास पहुंचा तो मैं माफी मांगने ही वाला था कि डायरेक्टर ने हाथ हिलाते हुए कहा, थोड़ा दूर रहना ही सही रहेगा फांग युआन। मैंने फैसला कर लिया है। देखो, बात ऐसी है कि तुम इस रोल के लिए फिट नहीं हो। हमारी टीम फिल्म की क्वालिटी पर पूरा ध्यान देना चाहती है, बस इतना ही चाहिए, कोई फालतू ड्रामा नहीं। मेरे हाथ की उंगलियां अचानक भींच गईं, जिससे हथेली में जोर का दर्द हुआ और मुझे थोड़ा होश आया। मैंने सिर उठाया और सीधे बाई निंगबिंग की तरफ देखा। यह निर्देशक का फैसला है या तुम्हारा? बाई निंगबिंग अपनी आंखें झुकाए हुए उंगलियों से धीरे धीरे पटकथा पलट रही थी, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। मैं कुछ बोलना चाहता था पर गला रेत की तरह सूखा था। किसी अनजानी ताकत ने मेरा गला दबा दिया था और एक भी शब्द नहीं निकल पाया। थोड़ी देर बाद मैंने गहरी सांस ली, निर्देशक की तरफ झुका और धीरे से बोला, समझ गया, माफ करना डायरेक्टर साहब। मुझे ऐसा करते देखकर निर्देशक के चेहरे पर आखिरकार संतोष की झलक दिखी। फिर मैं मुड़ा और कुछ कदम दूर खड़ी बाई निंगबिंग की ठंडी और खूबसूरत शक्ल को देखने लगा। एक एक शब्द बड़े औपचारिक अंदाज में बोला, बाई जी, आपको आगे की जिंदगी में खूब चमकती सफलता और सुनहरे मौके मिले। बाई निंगबिंग ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें भारी थीं और उसने मुझे देर तक घूरा। अचानक उसकी भौहें तनी और उसने पूछा, तुम्हें कभी पछतावा हुआ? मैं वहीं ठिठक गया, समझ ही नहीं पाया कि क्या जवाब दूं। मेरा पछतावा किस बात का था? क्या उस वक्त झूठ बोलकर अपनी बीमारी छुपाने का, ताकि मैं उस पर बोझ न बनूं? या जो कुछ भी करके उसके करीब पहुंचने के लिए मैं वापस आ गया और इस पागल मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा? उस पर पछतावा? कुछ पल के लिए मुझे साफ याद आया कि मैंने कभी बाई निंगबिंग की आंखों में जो थोड़ी सी गर्माहट देखी थी, वो धीरे धीरे ठंडी होकर बर्फ जैसी जम चुकी थी, इतनी ठंडी कि किसी को भी पत्थर बना दे। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, आवाज ठंडी और पक्की थी, मैं कभी नहीं चाहती इससे पहले कि वो बात पूरी करती, मेरी असिस्टेंट तेज तेज दौड़ती हुई आई और घबराई। सी बोली, युआन भाई, कंपनी से कई बार फोन आया है पर आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा, जल्दी से ऑफिस आ जाइए। मुझे अभी याद आया कि मेरा मोबाइल कल नदी में गिर गया था। नए फोन का सिम कार्ड अभी तक बदलने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने पीछे मुड़कर एक नजर बाई निंगबिंग की ओर देखा। उसकी नजरें वापस स्क्रिप्ट पर थीं। उसने मुझे एक नजर तक नहीं देखा। मैंने अपने होठों को हल्का सा खींचते हुए धीरे से कहा, बाय निंगबिंग, मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये कहकर मैं बिना मुड़े ही सेट छोड़कर कंपनी वापस आ गया। मैं तो पहले से ही तैयार था कि झांग सर मुझे जमकर डांटेंगे, लेकिन झांग सर ने सिर्फ अपनी आंखें आधी बंद करके मुझ पर थोड़ा सा हंसते हुए नजर डाली। दिल में एक अजीब सी चिंता उठी ही थी कि मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक स्क्रिप्ट जोर से मेरे सामने टेबल पर फेंक दी। ये कंपनी ने तुम्हारे लिए ली है, निर्देशक लीदे की नई फिल्म। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। निर्देशक लीदे का नाम फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई जानता है। वो उन्हीं फिल्मों को बनाते हैं जो इंटरनेशनल अवार्ड के नाम पर सस्ती और गंदी फिल्में होती हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये भी ग्रेड की अश्लील फिल्में होती हैं। मैं, झांग सर, ये ड्रामा मैं नहीं करूंगा। मैंने ठंडी आवाज में ठुकरा दिया। झांग सर ने जैसे कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो। उनके चेहरे पर जो तंज था वो पूरी तरह साफ दिख रहा था। फांग युआन, क्या अब भी तुम्हारे पास मना करने का हक बाकी है? तुम मुझसे शर्त लगाओगे? ये ड्रामा तुम्हें करना ही होगा, चाहे तुम करना चाहो या न चाहो। बस अब यही तय है। उसी वक्त कार्यालय का दरवाजा खुला और लियू कियान अंदर आई। उसकी नजरों में एक न छुपा सकने वाली सहानुभूति थी। वो मेरे पास आई और धीरे से बोली, तुम्हारी माँ ने ऑनलाइन खबर देख ली है। वह काफी परेशान है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। जल्दी से अस्पताल जाओ, शायद तुम उन्हें आखिरी बार देख सको। आखिरी बार देख सको। ये शब्द जैसे अचानक आई बिजली की तरह मेरे सिर पर जोर से गिरे। मेरा सिर चकरा गया और मैं मुश्किल से ही संभल पा रहा था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी और मैं बिल्कुल बर्बाद लग रहा था। तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? मेरी माँ तो अभी भी होश में नहीं है। वो कैसे न्यूज देख पाएंगी? लियू कियान ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, जल्दी जाओ युआन, अगर और देर हुई तो शायद आखिरी बार भी नहीं मिल पाओगे। मैं पागलों की तरह ऑफिस से बाहर भागा। पीछे से झांग सर की आवाज आई, जो ठंडी और कड़वी आवाज में चिल्ला रहे थे, इसकी माँ मर गई तो क्या हुआ? 1 हफ्ते बाद, भले ही इसे बंधक क्यों ना बनाना पड़े, मैं इसे सेट पर ले जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है अस्पताल पर। जब मैं अस्पताल पहुंचा, माँ को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जा चुका था। कुछ दिन पहले जिस चेहरे पर एक मुस्कुराता हुआ मृदु भाव था, वह अब चुपचाप बेड पर पड़ा था। शरीर में तमाम नलियां लगी थीं। चेहरा कागज की तरह पीला पड़ चुका था। मैं आईसीयू के बाहर खड़ा था, पूरी तरह से ठंडक से सिहर रहा था। मेरा कांपना बंद नहीं हो रहा था। एक डॉक्टर ने कहा, चलिए अंदर जाकर देखते हैं। लगता है वो किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए आखिरी दम तक लड़ रही है। ये बात मेरे दिल में तेज चुभन कर गई। मेरी आंखें आंसुओं से गीली हो गई। गर्म गर्म आंसू खुद ब खुद बहने लगे, मानो इन सालों की सारी तकलीफें और दर्द एक साथ बाहर निकलना चाहते हो। मैं भारी कदमों से धीरे धीरे वार्ड में दाखिल हुआ। बिस्तर के किनारे बैठकर मैंने धीरे धीरे माँ के पीले पड़ गए हाथ को पकड़ा। मेरी आवाज रुंध गई थी। माँ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी धुंधली आंखों में एक झलक साफ दिखाई पड़ी। एक आंसू उनकी आंख के कोने से फिसल पड़ा। उन्होंने हाथ उठाकर कांपते हुए मेरा गाल छुआ। आवाज कमजोर,
लेकिन प्यारी थी। मुझे याद नहीं कि कब आखिरी बार मैंने माँ को पूरी तरह से होश में देखा था। ये पुरानी मीठी नरमाई मेरी आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकाल लाई। मैं जल्दी से अपनी आस्तीन उठाकर चेहरे के आंसू पोंछने लगा और जोर लगाकर एक मुस्कान बनाई। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ। देखो, मैं अब बहुत पैसा कमा रहा हूँ। जो कर्ज था वो जल्दी ही चुका दूंगा। पापा नहीं रहे पर मैं तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। माँ ने जवाब नहीं दिया, बस उनकी आंखों में गहरा पछतावा झलक रहा था। वो धीरे से बोली, पिछले कुछ साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे। मैंने उनका हाथ पकड़कर जोर से सिर हिलाया, गला भर आया था। नहीं माँ, मुश्किल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। माँ ने मेरी तरफ देखकर नरमी से मुस्कुराया। उस मुस्कान में एक तरह की राहत थी। मैंने तुम पर बहुत बोझ डाला, अब तुम अपनी जिंदगी जियो। मैं बस माँ को देखता रहा। उनकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वो थकावट भरे अंदाज में धीरे धीरे आंखें बंद कर गईं। मैं अपना सारा दमखम लगाकर चिल्लाया, लेकिन अचानक तीखे अलार्म की आवाज पूरे वार्ड में गूंजने लगी। अस्पताल के मॉनिटर पर जो लाइनें दिख रही थीं, वो एक ठंडी सीधी लाइन में बदल गई। माँ का हाथ धीरे धीरे मेरी हथेली से फिसल गया। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। सीने में जो दर्द था वो अब सहन नहीं हो रहा था। मैं खुद को और नहीं संभाल पाया। भारी मन से अस्पताल के बिस्तर के पास घुटने टेक दिए और बेधड़क रो पड़ा। माँ की अंतिम विदाई के दिन आने वाले लोग बहुत कम थे। लियू कियान एक बार आई, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आवाज में थोड़ी निराशा और थोड़ी चेतावनी थी। युआन, अगर तुम यूं ही जिद करोगे और उस फिल्म को नहीं लोगे तो कंपनी तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है। जुर्माना बहुत बड़ा है। वह कुछ समय रुकी और फिर समझाने लगी, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर जो जिंदा हैं उन्हें आगे बढ़ना होगा। फिल्म बनानी है तो बस बनाओ, जब तक हम जिंदा हैं सवेरा जरूर होगा। तेज धूप इतनी ज्यादा थी कि मेरी आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। मैंने हाथ उठाकर अपनी आंखों को रोशनी से बचाया। मेरी आवाज इतनी शांत थी कि मुझे खुद डर लग रहा था। मुझे समझ आ गया, लियू कियान। लियू कियान ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, कल मैं आऊंगी, फिर तुम्हें कंपनी वापस लेकर चलूंगी। वो चली गई। मैं खुद पर हंस पड़ा। सच में कितनी बेवकूफी है ये कि मैं अब भी उम्मीद कर रहा था कि बाई निंगबिंग मुझे देखने आएगी। उसने तो पहले ही कह दिया था कि वो मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती। खाली और सुनसान अपार्टमेंट में वापस आकर मैंने अपना सालों से रखा हुआ सूटकेस निकाला और उसमें अपने कुछ कपड़े समेटे। सब ठीक ठाक करने के बाद मैं सोफे पर बैठा और वेबो खोला। मेरा वीवो कमेंट सेक्शन हर दिन हेटर्स और फैंस के हजारों मैसेज से भर जाता था, यहाँ तक कि कई बड़े सितारों से भी ज्यादा। मैंने गहरी सांस ली और लाइव बटन दबा दिया। एक ही पल में लाखों यूजर्स लाइव में घुस आए। स्क्रीन पर आलोचनाएं और नफरत भरे मैसेज भरने लगे। नमस्ते सबको, मैं हूँ फांग युआन। आज की लाइव में मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ मेंग मिंगुए के बारे में। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, लाइव व्यूअर्स की संख्या रॉकेट की तरह बढ़ने लगी और एक ही झटके में करोड़ों पार कर गई।